हेलो एवरीवन, आज हम देखने जा रहे हैं यूपीएससी जियो साइंटिस्ट का जो केमिस्ट्री का पेपर है उसके सॉल्यूशन जो 2021 का है। ये क्वेश्चन है वो यूपीएससी जियो साइंटिस्ट के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, बट ये एक केमिस्ट के स्टूडेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे केमिस्ट का एग्जाम होता है ना, एनटीपीसी और एचपीसीएल की, तो इस तरीके जो केमिस्ट के एग्जाम होते हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं इनके सॉल्यूशंस जो 2021 का पेपर है उनका। क्वेश्चन नंबर 1 है नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर 2s 2p एंड 3d ऑर्बिटल्स रिस्पेक्टिवली। हमें क्या बताना है, रेडियल नोड बताना है 2s 2p और 3d ऑर्बिटल्स का। यहाँ पर 2s के लिए क्या है, n की वैल्यू, जो रेडियल नोड निकालते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, रेडियल नोड्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है n माइनस l माइनस 1, ये होता है इसका फॉर्मूला। और हमें क्या निकालना है, रेडियल नोड। तो यहाँ पर 2s है, पहले 2s के लिए देखेंगे। 2s के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और l की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। जब इस फॉर्मूले में हम पुट करेंगे ना n की और l की वैल्यू, तो हमारे पास रेडियल नोड निकल के आ जाएंगे 2s के लिए। n की 2 और l की 0 माइनस 1। यहाँ पर इसके लिए रेडियल नोड निकल के आ जाएंगे 2 माइनस 0 माइनस 1। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1। हमारा ऑप्शन क्या हो सकता है, ये वाला हो सकता है और ये वाला हो सकता है। सेकंड क्या है हमारे पास 3p। 3p यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 2 और p के लिए l की वैल्यू क्या है 1। जब हम इसको रेडियल नोड के फॉर्मूले में पुट करेंगे, रेडियल नोड क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू 2 माइनस l इज इक्वल टू 1 और माइनस 1। यहाँ से हमारे पास रेडियल नोड निकल के आ जाएंगे 2p के लिए 0। यहाँ पर 0 कौन सा है, l की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 3, सॉरी n की वैल्यू 3 और माइनस, तो यहाँ से आ जाएगा 1। हमारे पास ये वाला करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। या फिर हम नेक्स्ट वाले के निकाल सकते हैं, जैसे 3d है, 3d के लिए हमारे पास n की वैल्यू 3 हो जाएगी और l की वैल्यू हो जाएगी 2। तो रेडियल नोड कैसे निकलेंगे, n इज इक्वल टू 3 माइनस l इज इक्वल टू 2 माइनस 1। यहाँ से आ जाएगा 0। इसके लिए 0 है। ऑप्शन नंबर डी है वो फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है what fraction of the total number of electron is in the p subshell in iron। आयरन के लिए हमें जो p सबशेल में इलेक्ट्रॉन है उनका फ्रैक्शन बताना है टोटल इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। यहाँ पर पहले हमारे पास आयरन है, आयरन की कॉन्फ़िगरेशन लिख लेते हैं। वो क्या है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d6, ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमें p के रिस्पेक्ट में बताना है उसका फ्रैक्शन क्या होगा। p ऑर्बिटल कौन कौन से हैं, जैसे हमारे पास है ये p के इलेक्ट्रॉन्स है, ये p के इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन वो हो जाएंगे 26, 6 इसके 2 6 2 6 2 और 2, यहाँ पर 26 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब p ऑर्बिटल में p सब लेवल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, p सब लेवल इलेक्ट्रॉन्स ये कितने हो जाएंगे 6 इस p ऑर्बिटल में और 6 इस p ऑर्बिटल में, तो टोटल कितने हो जाएंगे 12। यहाँ पर हमें क्या निकालना है फ्रैक्शन। फ्रैक्शन कैसे आएगा, जो p सब लेवल इलेक्ट्रॉन्स है 12 डिवाइड बाय टोटल इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज 26। यहाँ से हमारे पास कट क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इंटू 100 कर देंगे, फ्रैक्शन में निकालना है। यहाँ से आ जाएगा 46.15%। यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया ऑप्शन नंबर सी, वो होगा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रेशन अमंग ऑफ द फॉलोइंग आयन। हमें डिग्री ऑफ हाइड्रेशन बताना है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑर्डर होगा डिग्री ऑफ हाइड्रेशन का। हमें पता है कि जो डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रेशन वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ आयन, यानी जिसका साइज सबसे कम होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर हमारे पास क्या है, बेरिलियम मैग्नीशियम स्ट्रोंशियम और बेरियम। इनमें से सबसे छोटा होगा उसका डिग्री ऑफ हाइड्रेशन सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर बेरिलियम है वो सबसे छोटा है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम आयन,
देन स्ट्रोंशियम आयन एंड देन बेरियम आयन। सो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप के बारे में बोरॉन और सिलिकॉन दे रखा है। सो बोरॉन होता है वो 13 ग्रुप का होता है बोरॉन, और सिलिकॉन होता है वो कार्बन वाले ग्रुप का होता है सिलिकॉन। सो इस तरीके से ये एक डायगोनल रिलेशनशिप बनाते हैं। ठीक है, अब डायगोनल रिलेशनशिप में क्या होता है, इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। सो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऑलमोस्ट सेम होती है। ठीक है, बट जो आयनिक पोटेंशियल होती है वो क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये सेम नहीं होती, क्योंकि जो ये बोरॉन होता है उसके अंदर 2p ऑर्बिटल 2p शेल आती है ऑर्बिटल्स की, और यहाँ पर सिलिकॉन होता है उसके अंदर 3p ऑर्बिटल्स होते हैं। सो यहाँ पर उनके साइज में डिफरेंस होता है, इसलिए यहाँ पर जो इनकी आयनिक पोटेंशियल होती है वो सिमिलर नहीं होती। सो अब इसका ऑप्शन देखते हैं, हमें क्या बताना है, करेक्ट ऑप्शंस बताना है इनमें से कौन सा होगा। सो फर्स्ट वाली स्टेटमेंट क्या कहती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू ऑफ बोथ द एलिमेंट आर ऑलमोस्ट सेम। यस इट इज ट्रू, क्योंकि इन दोनों एलिमेंट की ऑलमोस्ट सेम होती है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। सो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो बोथ द एलिमेंट हैव ऑलमोस्ट आइडेंटिकल वैल्यू ऑफ देयर आयनिक पोटेंशियल। जो आयनिक पोटेंशियल होती है उनकी वैल्यू आइडेंटिकल नहीं होती, क्योंकि इनके साइज में डिफरेंस होता है। सो यहाँ पर सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 है वो करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कंसिडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग लेंथेनियम। लेंथेनियम के रिगार्डिंग हमें ये स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी सही होगी। ओके, करेक्ट ऑप्शन बताने कौन सा। सो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है कि इट इज ए एफ ब्लॉक एलिमेंट। ओके, और सेकंड कहता है इट इज ए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। जो लेंथेनियम आता है वो एक इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है लेंथेनियम। और ये एफ ब्लॉक एलिमेंट नहीं होता, क्योंकि ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। सो ये वाला इनकरेक्ट है। सो फर्स्ट वाला इनकरेक्ट, फर्स्ट वाला इनकरेक्ट, तो सारे ऑप्शन कट हो जाएंगे ऐसे ही। सो ये वाला ही ऑप्शन आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है इट इज ए इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। यस इट इज ट्रू, इट इज ए ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट। ये ट्रांजिशन सीरीज एलिमेंट नहीं है, क्योंकि ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट है। नेक्स्ट ऑप्शन है इट इज ए रेयर अर्थ मेटल। यस इट इज ऑल्सो बी ट्रू। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, आर्गन इज यूज इन ए आर्क वेल्डिंग बिकॉज ऑफ इट्स। आर्क वेल्डिंग में यूज किया जाता है आर्गन का, क्यों? क्योंकि इसकी जो रिएक्टिविटी होती है वो लो होती है, लो रिएक्टिविटी। ऑप्शन नंबर सी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ठीक है, इसमें क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयोनिक रेडाई अमंग पोटेशियम पॉजिटिव, S2 नेगेटिव, क्लोरीन नेगेटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव। इनमें से हमें आयोनिक रेडाई बतानी है ऑर्डर में कि किसकी सबसे ज्यादा होगी। सो यहाँ पर ये जो स्पीसीज है पोटेशियम के पॉजिटिव, S2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव और कैल्शियम 2 पॉजिटिव, ये सारी क्या है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है। मतलब इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है, इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो सेम है। जब हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज का केस आता है, सो उसके अंदर क्या होता है, साइज होता है वो, उस केस में जो साइज होता है वो सबसे ज्यादा अनायन का होता है। ओके, उसके बाद जो न्यूट्रल स्पीसीज होते हैं उसका होता है, उसके बाद कैटायंस का होता है, कैटायंस का। ओके, सो यहाँ पर सबसे ज्यादा साइज किसका होना चाहिए, इसके अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा साइज होना चाहिए अनायन का। अनायन कहाँ है, यहाँ है और यहाँ है, तो ये वाले दो ऑप्शन वैसे इनकरेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर सल्फर के ऊपर 2 नेगेटिव है, मतलब जो अनायनिक पार्ट है वो ज्यादा है। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो साइज होगा आयनिक रेडाई का वो S2 नेगेटिव का होगा, फिर Cl नेगेटिव का होगा, और फिर K पॉजिटिव का होगा, और फिर कैल्शियम 2 पॉजिटिव का होगा। सो ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे जाते हैं। The dipole moment of HC
ट्रिपल बॉन्ड CCl, ये वाला मॉलिक्यूल है, CO का मॉलिक्यूल है और HCl का मॉलिक्यूल है। सो हमें ये बताना है कि जो डायपोल मोमेंट है इनकी डायरेक्शन क्या होगी। सो फर्स्ट वाले केस में क्या है कि कार्बन और क्लोरीन का जो कंपैरिजन लेते हैं, सो यहाँ पर क्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज्यादा होती है। जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को वो खींचेगा कार्बन से। सो हमारी जो डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन होगी वो कुछ इस तरीके से होगी। नेक्स्ट वाले के केस में क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन है। सो यहाँ पर ऑक्सीजन है वो कार्बन के कंपैरिजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इस तरीके से खींचेगा और इसकी डायपोल मूवमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो ऐसी होगी। नेक्स्ट है हमारे पास HCl के केस में क्या है, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्लोरीन है वो पुल करेगा और इसकी भी जो डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो हाइड्रोजन टू क्लोरीन इस तरीके से होगी। सो ऑप्शन नंबर C है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कंसिडर द क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीसीज ऑफ ऑक्सीजन एंड देयर मैग्नेटिक बिहेवियर। हमारे पास ये स्पीसीज दी हुई है और उनका मैग्नेटिक बिहेवियर बताना है। और विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन स्पीसीज गिवन अबव रिप्रेजेंट द करेक्ट मैग्नेटिक बिहेवियर, कौन सा करेक्ट मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है इन ऑप्शन में से हमें ये बताना है। सो फर्स्टली हमारे पास क्या है, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव और O2 नेगेटिव इस केस में, और O पॉजिटिव। सो हम सिंपली देख सकते हैं हमारे पास क्या क्या स्पीसीज है, O2 नेगेटिव है और O2 नेगेटिव है और O2 पॉजिटिव है। ओके, और एक ऑक्सीजन दिया हुआ है। ठीक है, ये वाली स्पीसीज हमारे पास ये बना है। सो यहाँ पर क्या होता है, जब हम O2 नेगेटिव यानी हमारे पास यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन होगा, 18 इलेक्ट्रॉन होगा और यहाँ पर टोटल जो इलेक्ट्रॉन होंगे O2 नेगेटिव में 18 होंगे और ये जो स्पीसीज होगी वो डायामैग्नेटिक होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास O2 नेगेटिव। इस केस में क्या होता है कि हमारे पास 17 इलेक्ट्रॉन होता है, ओड इलेक्ट्रॉन है, सो ऑब्वियसली है कि ये पैरा होगी, पैरा मैग्नेटिक होगी। ठीक है, फिर हमारे पास O2 पॉजिटिव है, O2 पॉजिटिव के पास क्या है, 15 इलेक्ट्रॉन है, 15 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑब्वियसली ओड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है, अब ऑक्सीजन एटम है, सो इस केस में भी ये एक पैरा मैग्नेटिक बिहेवियर शो करेगा। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव डाया है पर O2 नेगेटिव है वो इस केस में पैरामैग्नेटिक होती है, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाले केस में O2 पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक पर ये डायामैग्नेटिक, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। O2 पॉजिटिव ये है वो पैरामैग्नेटिक है, O2 नेगेटिव ये भी पैरामैग्नेटिक, ये वाला करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन O2 नेगेटिव, ये डाया है और ये पैरा है तो ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर 3 है वो करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ से हमें पता चलता है कि ऑप्शन नंबर C है वो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रॉपर्टीज के बारे में बताना है कि कौन सी करेक्ट होगी, करेक्ट ऑप्शन बताना है 1 3 1 2 3 या फिर 2। सो देखते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस इज पैरामैग्नेटिक बट लिक्विड नाइट्रिक ऑक्साइड इज डायामैग्नेटिक। सो ये जो स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है। जो NO है वो गैस के फेज में पैरामैग्नेटिक होती है और NO लिक्विड के जो फेज होता है उसके अंदर डायामैग्नेटिक होता है। सो ये ट्रू है। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड गैस इज डायामैग्नेटिक बट लिक्विड नाइट्रिक ऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक, ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि हमारे पास हमें पता है कि नाइट्रिक ऑक्साइड गैस में पैरामैग्नेटिक होती है और लिक्विड नाइट्रिक ऑक्साइड होती है वो डायामैग्नेटिक होती है। नेक्स्ट हमारे पास नाइट्रिक ऑक्साइड इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड एंड इज नॉट एन एसिड एनहाइड्रेट। सो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। जो नाइट्रिक ऑक्साइड है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है और ये नॉट एन एसिड एनहाइड्रेट, ये एक एसिड एनहाइड्रेट नहीं बनाता। सो 1 और 3 आर ट्रू, सो ऑप्शन नंबर A है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट हैज द ग्रेटेस्ट आयनिक करेक्टर। इनमें से कौन से जो सब्सटेंस है जिसका आयनिक करेक्टर सबसे ज्यादा है। सो आयनिक करेक्टर के लिए हम क्या देखते हैं, कोवलेंट करेक्टर के लिए देखते हैं हम कोवलेंट करेक्टर। कोवलेंट करेक्टर के लिए हम पढ़ते हैं फाजान रूल, फाजान रूल। उसके अंदर क्या होता है,
फैजान रूल पढ़ते हैं कोवलेंट करेक्टर के लिए। जो कोवलेंट करेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ कैटायन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है साइज ऑफ एनायन। ओके, सो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि चार्ज देखते हैं। सो यहाँ पर जो बैरियम के होता है +2, यहाँ पर +2 और यहाँ पर नाइट्रोजन का +3 और यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए आज कार्बन क्लोरीन के लिए आ जाएगा +1। सो यहाँ पर ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि चार्ज इसका ज़्यादा है और इनका भी सेम है। नेक्स्ट स्टेप हम देखते हैं साइज ऑफ कैटायन। ओके, साइज ऑफ कैटायन, साइज कोवलेंट करेक्टर की बात करते हैं तो कैटायन का सबसे ज़्यादा यहाँ पर कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा सबसे ज़्यादा फर्स्ट वाले का, देन थर्ड वाले का, फिर फिर सेकंड वाले का, फिर थर्ड वाले का और फिर फोर्थ वाले का। अगर हमारे पास कोवलेंट करेक्टर की वैल्यू ये है सो आयनिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा? आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा हो जाएगा फोर्थ वाले का। ठीक है, क्योंकि आयनिक करेक्टर ऑफ कोवलेंट करेक्टर होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हम देखते हैं कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेडलम कांस्टेंट। मेडलम कांस्टेंट के बारे में हमें बताना है कि कौन से स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सो मेडलम कांस्टेंट टिपिकली इंक्रीज विद कोऑर्डिनेशन नंबर, इंक्रीज होता है कोऑर्डिनेशन नंबर से। स्टेटमेंट 2 कहती है कि लार्ज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड मेडलम कांस्टेंट कम्स फ्रॉम नियरेस्ट नेबर एंड नियरेस्ट नेबर से आता है एंड सच नेबर आर मोर न्यूमेरियस व्हेन कोऑर्डिनेशन नंबर इज लार्ज। ओके, सो यहाँ पर ये कहता है कि मॉडलम कांस्टेंट होता है वो इंक्रीज होता है कोऑर्डिनेशन नंबर से। सो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब क्यों होता है? क्योंकि जो लार्ज कंट्रीब्यूशन होता है मेडलम कांस्टेंट का कम फ्रॉम नियरेस्ट नेबर, जो नियरेस्ट नेबर है उनसे कंट्रीब्यूशन आता है मॉडलम कांस्टेंट के लिए एंड सच नेबर आर मोर न्यूमरस व्हेन द कोऑर्डिनेशन नंबर इज लार्ज। जब जो मॉडलम कांस्टेंट है वो ज्यादा होगा जब कोऑर्डिनेशन नंबर लार्ज होगा। सो हमारी स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 बोथ आर करेक्ट एंड जो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है उसकी एक्सप्लेनेशन भी है सेकंड वाली स्टेटमेंट। सो हमारे पास क्या बताना है? करेक्ट ऑप्शन बताना है इन दोनों स्टेटमेंट के रिगार्डिंग। सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड द स्टेटमेंट 2 इज इन अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इन स्टेटमेंट 1। सो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। इसके अंदर क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट अमंग। हमारे पास बेरिलियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड और NaCl ये हमारे पास गिवन है और इनमें से हमें बताना है मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं? चार्ज देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है NaCl के लिए +1 का चार्ज हो जाएगा, यहाँ पर कैल्शियम के लिए +2 का, यहाँ पर +2 का और फिर +2 का। अब क्या देखेंगे? चार्ज। ठीक है, अब जितना ज्यादा आयोनिक जो कंपाउंड होगा वो उतना ही ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट शो करेगा। जो आयोनिक करेक्टर जितना ज्यादा शो करेगा उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा जो आयोनिक करेक्टर होता है वो NaCl का होता है। सो NaCl। सो ये वाला ऑप्शन इनकरेक्ट वैसे हो जाएगा। नेक्स्ट क्या देखते हैं? साइज। कोवलेंट करेक्टर के लिए क्या देखते हैं? कोवलेंट करेक्टर के लिए चार्ज बाय साइज देखते हैं। चार्ज सबका सेम है। साइज ऑफ कैटायन, यहाँ पर कैल्शियम, मैग्नीशियम और बेरिलियम है। सो यहाँ पर सबसे ज्यादा साइज किसका होगा? कैल्शियम का, फिर मैग्नीशियम का और फिर बेरिलियम का। सो यहाँ पर कैल्शियम का सबसे ज्यादा साइज है, कैल्शियम का सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम का और फिर बेरिलियम का, ये है साइज। अब इनका साइज ऐसे है तो इसका कोवलेंट करेक्टर उसका अपोजिट होगा, यानी इसका कोवलेंट करेक्टर हो जाएगा बेरिलियम का सबसे ज्यादा, फिर मैग्नीशियम का और फिर कैल्शियम का, इस तरीके से हो जाएगा। अब अगर ये कोवलेंट करेक्टर है तो आयनिक करेक्टर क्या होगा? कैल्शियम का सबसे ज्यादा, मैग्नीशियम का फिर बेरिलियम का। सो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वाला, व्हाट काइंड ऑफ डिफेक्ट अपीयर इन AgBr क्रिस्टल। AgBr क्रिस्टल में कौन सा
डिफेक्ट है वो लगेगा। अब AgBr एक ऐसा क्रिस्टल होता है जिसके अंदर स्कॉटी और फ्रैंका दोनों ही डिफेक्ट शो होते हैं, क्योंकि जो Ag और Br का जो साइज है, इनका साइज है वो सिमिलर साइज है। ठीक है, इनके सिमिलर साइज होने के कारण जो इसके ऊपर स्कॉटी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट दोनों ही लगते दिखेंगे हमें। सो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग N2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक। हमें क्या बताना है? करेक्ट वन। N2 मॉलिक्यूल इज पैरामैग्नेटिक, N2 मॉलिक्यूल के बारे में बता रखा है। फिर O2 डायमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक CO पॉजिटिव हैज a more bond order than CO एंड सो यहाँ पर फर्स्ट वाला देखते हैं, N2 मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक। N2 के लिए क्या होता है? 14 इलेक्ट्रॉन होता है, 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और यहाँ पर जब हम MOT को देखते हैं N2 के, सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि ये एक डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक स्पीसीज फॉर्म करती है, तो ये वाला इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है O2 मॉलिक्यूल इज डायमैग्नेटिक। नहीं, O2 मॉलिक्यूल है उसके अंदर 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो यहाँ पर जो नीचे वाले ऑर्बिटल फिल हो जाते हैं और ऊपर वाले के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन आ जाता है, सो ये पैरामैग्नेटिक होगा, ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा। CO पॉजिटिव हैज मोर बॉन्ड ऑर्डर देन CO। सो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वाला इनकरेक्ट हो जाता है, ये वाला और सेकंड वाला भी इनकरेक्ट है, तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बाकी हम देख लेते हैं, CO पॉजिटिव हैज ना मोर बॉन्ड ऑर्डर देन CO। यस, ये बिल्कुल सही है, CO पॉजिटिव का होता है वो बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू CO। अब नेक्स्ट है Na हैज लेस बॉन्ड ऑर्डर। नहीं, NaO पॉजिटिव है, इसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू NO। सो ये वाला भी इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड है वो करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एंगल अमंग दी अमोनिया NH4 पॉजिटिव और NH2 नेगेटिव। हमें क्या बताना है? बॉन्ड एंगल बताना है कि किसका करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर जब हम बात करते हैं अमोनियम आयन की, NH और H, ये बिल्कुल टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर फॉर्म करता है। जब हम बात करते हैं NH3 की, NH3 के अंदर क्या होता है? यहाँ पर एक लॉन पेयर होता है। जब हम बात करते हैं NH2 की, NH2 के अंदर 2 लोन पेयर आ जाएंगे, यहाँ पर एक लॉन पेयर और यहाँ पर एक लॉन पेयर, यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन। सो इनकी जो ज्योमेट्री होती है तीनों की ही टेट्राहेड्रल होती है, बट इनके अंदर बॉन्ड एंगल बताया तो यहाँ पर एक लोन पेयर है, यहाँ पर 2 लोन पेयर। सो यहाँ पर 2 लोन पेयर है तो यहाँ पर रिपल्सन ज़्यादा होगी और इसका जो बॉन्ड एंगल होगा वो सबसे कम होगा। सो जो NH2 नेगेटिव का होगा बॉन्ड एंगल सबसे कम होगा। अब क्या है, यहाँ पर एक लोन पेयर है तो यहाँ पर उसके कंपेरिजन में कम होगा और लास्ट आ जाएगा NH4 पॉजिटिव। ओके, यहाँ पर बॉन्ड एंगल का ऑर्डर सबसे ज्यादा अमोनियम आयन, फिर अमोनिया, फिर NH2 नेगेटिव का होगा। सो ऑप्शन नंबर हमारा क्या बताना है? करेक्ट बताना है। सो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट नंबर 1 क्या कहते हैं? CO2 इज ए पैरामैग्नेटिक। CO2 के बारे में बताना है। यहाँ पर जो CO2 किस तरीके से लाई करता है, KO2, यहाँ पर पॉजिटिव यहाँ पर नेगेटिव, मतलब O2 नेगेटिव के बारे में बताना है। जो O2 होता है वो पैरामैग्नेटिक होता है और जब हम इसका MOT डायग्राम देखते हैं, सो यहाँ पर 1 2 3 और 4 5, सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, सो 4 8 और यानी 1 2 3 4 5 6 और 7 8 और 9 कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, O2 नेगेटिव का मॉलिक्यूलर डायग्राम। सो यहाँ पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सो हम ये कह सकते हैं ये पैरामैग्नेटिक। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेटमेंट नंबर 2, द सुपर ऑक्साइड O2 नेगेटिव इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज इट हैज ना 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2p मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये भी बिल्कुल सही है, पाई स्टार 2p ऑर्बिटल में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक है। सो स्टेटमेंट नंबर 1 and 2 आर करेक्ट और हमें बताना है इनमें से कौन सी ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। So statement number 1 and 2 both are true and statement number 2 is a correct explanation of statement number 1. Yes, ये बिल्कुल सही है कि statement number 1 और 2 true है और statement number 2 है वो correct explanation है statement number 1 का। So next है हमारे पास question, ये क्या कहता है? Which one of the following is not a resonance structure of OCN negative? यहाँ पर OCN नेगेटिव है, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है। सो सिंपली हम देख लेते हैं कि O
डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N और नेगेटिव, इस तरीके से राइट करते हैं। सो ये वाला तो ऑब्वियसली सही हो जाएगा, यहाँ पर 2 लोन पेयर है और इसके पास भी 2 लोन पेयर आ जाएंगे। सो ये बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या हो जाएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन इधर दे देगा और ये इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो ये वाला भी बिल्कुल सही हो जाएगा और क्या बन जाएगा, O नेगेटिव सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब क्या हो सकता है, अगेन हो सकता है कि अब ये नेगेटिव चार्ज अब इधर शिफ्ट करके और इधर दे सकता है। सो हमारे पास O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N नेगेटिव। ओके, सो ये वाला फॉर्म हो सकता है। सो यहाँ पर कभी भी कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा और नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव आएगा। सो ये वाला इनकरेक्ट है और ये वाला भी करेक्ट है। सो ऑप्शन नंबर जो C है वो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ये कभी भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनेगा OCl नेगेटिव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What are the spin only magnetic moment of nickel plus 2 ion in a square planar and octahedral geometry? ओके, हमें स्क्वायर प्लेनर में बताना है और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री के अंदर बताना है। जब निकल प्लस 2 की बात करते हैं तो इसके अंदर क्या होता है, D8 होता है। जब हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर की, तो इसके ऑर्बिटल किस तरीके से अरेंज होते हैं, यहाँ पर सबसे पहले आते हैं DYZ DZX, फिर उसके बाद में आता है DZ², फिर उसके बाद में आता है DXY और फिर आता है DX² माइनस Y²। ये वाले ऑर्बिटल्स की तरीके से अरेंज होता है स्क्वायर प्लेनर के केस में, स्क्वायर प्लेनर के केस में। सो यहाँ पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन 8 फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट क्या कैसे निकालना है, स्पिन ऑर्डर के लिए इसका जो फॉर्मूला होता है वो n+2 कुछ इस तरीके का फॉर्मूला होता है। सो यहाँ पर एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, अनरूट भी होता है, एक भी अनपेयर्ड 0 है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका जो मैग्नेटिक मोमेंट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा स्क्वायर प्लेनर के केस में। सो ये हो सकता है और ये हो सकता है, तो ये वाला इनकरेक्ट इनकरेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास, जब हम ऑक्टाहेड्रल की बात करते हैं, ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, 1 2 3 4 5 ये होता है, यानी DXY DYZ और DZX होता है। यहाँ पर DZ² और DX² माइनस Y², इस तरीके से ऑर्बिटल होता है वो अरेंज होते हैं ऑक्टाहेड्रल के केस में। अब क्या होगा, 8 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यहाँ पर कितने हैं, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, यानी n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 2। जब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं सो हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 × 2 + 2 यानी 4 2 8, 8 अनरूट में 8 का क्या होता है अप्रोक्सीमेटली 2.8 हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए है ये, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज टेट्राहेड्रल एज वेल एज डायामैग्नेटिक? कौन सा ऐसा जो कॉम्प्लेक्स है जो टेट्राहेड्रल भी है और डायामैग्नेटिक भी है? सो यहाँ पर हम देखेंगे कि जब हम बात करते हैं, ये फर्स्ट वाले केस में ये टेट्राहेड्रल होता है, सेकंड वाले के केस में क्या होता है, ये भी टेट्राहेड्रल होता है, और थर्ड वाले केस में ये भी टेट्राहेड्रल होता है। बट जो साइनाइड के केस में होता है वो एक स्क्वायर प्लेन होता है, स्क्वायर प्लेन है। सो हमारा ये वाला तो पहले कट हो जाएगा क्योंकि ये टेट्राहेड्रल नहीं है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर निकल की, निकल +2 में है, यहाँ पर भी निकल है वो +2 में है, और यहाँ पर जो निकल है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। सो यहाँ पर जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी वो फर्स्ट वाले केस में D8 होगी, इसके अंदर क्या होगी, सेकंड वाले केस में भी D8 होगी, बट थर्ड वाले केस में क्या होगी, D8 और S2 हो गई। अब जो S2 के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 इलेक्ट्रॉन इस D के अंदर शिफ्ट कर देगा और यहाँ पर क्या बना देगा, D10 कॉन्फ़िगरेशन फॉर्म कर देगा। सो इसलिए जब हमारे D ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो जाएंगे तो ये डायामैग्नेटिक की प्रॉपर्टी को शो करने लग जाएगा। सो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ठीक है, ये एक टेट्राहेड्रल भी शो करता है एज वेल एज डायामैग्नेटिक प्रॉपर्टी को भी शो करता है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट प्रेसिपिटेट AgCl while reacting with excess AgNO3 solution at room temperature? ओके, यहाँ पर हमारे पास ये गिवन है
इन कंपाउंड में से हमें ये बताना है जो AgCl है वो प्रेसिपिटेट नहीं करता जब हम AgNO3 सॉल्यूशन के साथ एक्सेस में रिएक्ट करवाते हैं तब। ओके, सो यहाँ पर कोबाल्ट दिया है और कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो थर्ड वाली है, 3 है। सो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इसके अंदर 6 अमोनिया है और 3 क्लोरीन ग्रुप अटैच है। ओके, सो इसका ओवरऑल जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 ही रहेगा, पर यहाँ से हम क्लोरीन को बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट वाले केस में क्या है, यहाँ पर 5 अमोनिया है और 3 क्लोरीन है। सो इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर ओवरऑल 6 रहेगा, बट यहाँ से हम क्लोरीन को निकाल सकते हैं क्योंकि 5 अमोनिया हो जाएगा और 1 क्लोरीन को लेके 2 क्लोरीन को हम बाहर निकाल देंगे। सो यहाँ से भी AgCl है वो निकल जाएगा और यहाँ से भी AgCl है वो निकल जाएगा। थर्ड वाले केस में भी ऐसा ही होगा, 4 अमोनिया है और 3 क्लोरीन है। सो यहाँ पर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रखेंगे और यहाँ से 1 क्लोरीन को रिमूव करा सकते हैं। सो ये भी AgCl प्रेसिपिटेट कर देगा। बट डी के केस में क्या है, 3 क्लोरीन ग्रुप है और 3 अमोनिया ग्रुप है। यहाँ पर जब हम इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 रखेंगे, सो यहाँ पर कोई भी क्लोरीन है वो वैकेंट नहीं बचेगा, तो यहाँ पर जो AgCl का प्रेसिपिटेशन है वो नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कैन नॉट बी आयनाइज इन सॉल्यूशन। इनमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो आयनाइज नहीं होगा सॉल्यूशन के अंदर। सो वो कौन सा, यहाँ पर क्या है कि जब हम इन कॉम्प्लेक्स को सॉल्यूशन के अंदर डालेंगे तो वो आयनाइज नहीं होना चाहिए, वो वाला कॉम्प्लेक्स ढूंढना है। सो यहाँ पर क्लोरीन बाहर है, सो यहाँ पर Cl नेगेटिव बनाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव बना देगा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ पर पोटेशियम है जो +2 बाहर निकलेगा, यहाँ पर 2 नेगेटिव बना जाएगा, आयन फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये पॉजिटिव करेगा और यहाँ पर 4 नेगेटिव बना देगा, ये भी आयन फॉर्म में। बट इस केस में भी कोई भी आयन है वो जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है उससे बाहर नहीं है। सो इसलिए ये वाला जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ये एक आयनाइज सॉल्यूशन नहीं बनेगा, सॉल्यूशन नहीं आयनाइज नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ पॉलीडेंटेट लिगेंड टेट्राइथाइलिन पेंटाअमाइन इज इक्वल टू टेट्राइथाइलिन पेंटाअमाइन। सो इसके अंदर हमें बताना है कि उसकी डेंसिटी क्या होगी। अब क्या है, पेंटाअमाइन यानी 5 ऐसे ग्रुप है जहां पर नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, वो अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन लोन पेयर से दे सकता है। सो यहाँ पर क्या होगी, इनकी जो डेंसिटी हो जाएगी, जितने अमाइन ग्रुप है उतनी ही उसकी डेंसिटी हो जाएगी। सो इसकी मैक्सिमम डेंसिटी क्या हो सकती है, वो 5 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ K2ZnOH का 4 इज। यहाँ पर इसका हमें IUPAC नेम बताना है कि कौन सा करेक्ट होगा। सो सबसे पहले जो केटाइन कोऑर्डिनेशन स्फीयर से बाहर है उसका नेम दिया जाता है। सो यहाँ पर उसका क्या होगा, यहाँ पर K2 है तो ये डाई पोटेशियम की तरह राइट नहीं होगा, यहाँ पर ओनली पोटेशियम से राइट होगा। सो ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये वाला तो डेफिनेटली इनकरेक्ट होगा। नेक्स्ट क्या है, 4 OH ग्रुप है, OH है, सो टेट्रा हाइड्रोक्सो या फिर टेट्रा हाइड्रो ऑक्साइड। ठीक है, अब इनमें से हम देखते हैं कौन सा होगा। अब हम क्या देख सकते हैं, K2 बाहर है, तो यहाँ पर 2 नेगेटिव का चार्ज है वो स्फीयर के ऊपर आ जाएगा। जब हमारे पास नेगेटिव चार्ज स्फीयर के ऊपर होता है ना किसी कॉम्प्लेक्स के, सो यहाँ पर क्या होता है, जिंक 8 आ जाता है और पीछे आ जाती है ऑक्सीडेशन स्टेट। सो जहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा वहां पर 8 हो जाएगा, मेटल के पीछे 8 आ जाता है। सो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, Which one of the following octahedral complex does not show geometrical isomer? इनमें से कौन सा है जो geometrical isomer शो नहीं करेगा। ओके, सो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, A2B4 के केस में ये एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है और इसके अंदर सिस ट्रांस बन जाएगा। A2 है तो यहाँ पर सिस ट्रांस पॉसिबल है। सो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी पॉसिबल है। अब नेक्स्ट वाले के अंदर A3B3, इस केस में क्या होता है, फेशियल और मेरिडिनल, ये 2 टाइप के ऐसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है A3B3 के केस में। नेक्स्ट वाला है हमारे पास A4B2, ये सिमिलर ए वाले के अपोजिट हो गया, मतलब सेम ही है ऐसा। तो यहाँ पर भी क्या है, सिस ट्रांस पॉसिबल है, तो ये भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले केस में क्या है, MA5B, सो यहाँ पर कोई भी सिस ट्रांस
आइसोमर पॉसिबल नहीं होगा, कुछ इस तरीके से फॉर्म हो जाएगा ये एम ए, यहाँ पर ए है और ए है, ए है और ए है, यहाँ पर हो गया बी। अब यहाँ पर क्या है कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, अगर ये बी कहीं भी अरेंज करते तो वो सिमिलर ही स्ट्रक्चर देगा। सो यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल नहीं है और हमें वही बताना है। सो ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमर, इनमें से कौन सा है वो ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करेगा। सो यहाँ पर C2O4 3 2 नेगेटिव, ओके। सो C2 ये एक चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स है, कुछ इस तरीके से बनेगा Cr, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, पर ये ऑप्टिकल आइसोमर शो करता है, ठीक है। सो ये वाला नहीं हो सकता। नेक्स्ट वाले केस में क्या है, सिस PTCl ET EN ट्वाइस, और मतलब यहाँ पर Cl है वो सिस में है। अब सिस वाले केस में क्या होगा, जैसे PT यहाँ पर हो गया और यहाँ पर Cl है, यहाँ पर Cl है, तो एक EN यहाँ से अटैच हो जाएगा, एक ये भी ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। नेक्स्ट वाले केस में क्या है, CO EDTA क्या है, 6 डोनेटिंग लिगेंड होते हैं। सो इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे और फिर कुछ ऐसे इस तरीके से अटैच हो जाएगा और यहाँ पर कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से और फिर कुछ इस तरीके से। सो ये भी ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा। नेक्स्ट वाला केस में क्या है, PTCl2 और NH3 का ट्वाइस, मतलब ये स्क्वायर प्लेनर के वे में एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl और अमोनिया और यहाँ पर भी अमोनिया। सो यहाँ पर क्या है, POS यानी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, तो ऑप्टिकल आइसोमर है वो नहीं बनाएगा, ठीक है। सो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी आइसोमर आर पॉसिबल फॉर दिस कॉम्प्लेक्स, इस कॉम्प्लेक्स के लिए हमें ये बताना है कि इसके अंदर कितने आइसोमर है वो पॉसिबल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास कॉम्प्लेक्स हो गया CO, अब जब हम Cl को ट्रांस में रखते हैं, Cl हो जाएगा यहाँ पर Cl और ये En और ये En, ठीक है। नेक्स्ट वाले केस में जब हम Cl को सिस में रखते हैं, यहाँ पर Cl और यहाँ पर Cl, यहाँ पर एक En और यहाँ पर एक En। अब इस फर्स्ट वाले केस में क्या है कि एक प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है, कुछ इस तरीके से प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल है। सो ये सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर शो करेगा, POS प्रेजेंट है, सो इसका एक ही आइसोमर होगा। नेक्स्ट वाले के अंदर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री पॉसिबल नहीं है। सो यहाँ पर क्या होगा, एक तो जो ये वाला है वो इनेंशियोमरिक आइसोमर पॉसिबल होगा यहाँ पर। सो यहाँ पर जो आइसोमर होंगे वो 2 बन जाएंगे, वो पेयर इनेंशियोमर पेयर बनेंगे, तो यहाँ पर 2 आइसोमर हो जाएंगे। सो टोटल जो आइसोमर्स हो जाएंगे वो 3 हो जाएंगे। सो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है which one of the following equilibria will shift to left in response to increase in pressure, जो लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा प्रेशर को इंक्रीज करने से। सो इनमें से कौन सा करेक्ट हो जाएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर टोटल मोल कितने हैं, 3 मोल है, 3 मोल से हमारे पास 2 मोल बन रहे हैं। नेक्स्ट वाले केस में 2 मोल से 2 मोल बन रहे हैं। नेक्स्ट वाले केस में 2 मोल से 2 मोल बन रहे हैं। नेक्स्ट वाले केस में 1 मोल से 2 मोल बन रहे हैं। सो यहाँ पर हमें ये बताना है कि लेफ्ट में शिफ्ट होगा, मतलब रिवर्सिबल इस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जब हम प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। सो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि इस केस में क्या है कि यहाँ पर 3 मोल से 2 मोल से जा रहा है, तो यहाँ पर ये इस डायरेक्शन में पॉसिबल है। नेक्स्ट वाले केस में 2 मोल से 2 मोल, इस केस में भी 2 मोल से 2 मोल, बट लास्ट वाले केस में क्या है 1 मोल से 2 मोल में जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब हम प्रेशर इंक्रीज करेंगे सो ये क्या करेगा, ज़्यादा क्वांटिटी से लो क्वांटिटी में जाना पसंद करेगा। सो यहाँ पर जब प्रेशर इंक्रीज करेंगे सो हाई क्वांटिटी टू लो क्वांटिटी हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये 2 मोल से 1 मोल में चला जाएगा, और यहाँ पर लेफ्ट शिफ्ट है वो पॉसिबल हो सकती है। सो ऑप्शन नंबर डी है वो करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
correct order of acidic strength of H3PO4 और H3PO3 और H3PO2, ये वाला और ये वाला हमें गिवन है और इनका हमें बताना है कि एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा। ठीक है, जो नॉर्मली हम एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं बेसिकली वो हम उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट से देख सकते हैं। जैसे और जो फॉस्फोरिक एसिड से मतलब फॉस्फोरस से रिलेटेड ऑक्सो एसिड को छोड़कर बाकी जो ऑक्सो एसिड होते हैं उनको हम ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे एसिडिटी देख लेते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ देख लेते हैं। बट इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर जब हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं तो 4 हो जाए 8 माइनस 3 5, ये +5 हो जाएगा, यहाँ पर +3 हो जाएगा और यहाँ पर +1 हो जाएगा। ये वाले ऑक्सीडेशन स्टेट होती है इनकी। सो अब क्या होगा कि जैसे हम नॉर्मली देखते हैं तो ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे इंक्रीज होती है वैसे ही इनकी जो एसिडिटी है एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी। बट यहाँ पर क्या होता है कि जब हम एसिडिक स्ट्रेंथ को देखते हैं तो जितने डबल बॉन्ड O आए हैं डिवाइड बाय OH को, इसको डिवाइड करते हैं, जिसकी ये वैल्यू ज़्यादा आती है वो ही मोर एसिडिक होता है। ठीक है, जब हम H3PO4 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये कैसे बनता है, P डबल बॉन्ड O, OH और OH और OH। ठीक है, जब हम H3PO3 का स्ट्रक्चर देखते हैं तो वो कैसे बनता है, डबल बॉन्ड O, OH और OH और यहाँ पर आ जाएगा H। जब हम H3PO2 का स्ट्रक्चर देखते हैं वो कैसे बनता है, डबल बॉन्ड O, OH और H और H। यहाँ पर इसका जब डबल बॉन्ड बाय OH का रेशियो लेते हैं, इनकी डेंसिटी का रेशियो लेते हैं, यहाँ पर O ये बॉन्ड कितने हैं, डबल बॉन्ड O बॉन्ड कितने हैं 1, बाय में OH कितने हैं 3। सो इसके लिए क्या आ जाएगा 1/2, इसके लिए 1/1। तो यहाँ पर जिसकी डेंसिटी सबसे ज़्यादा होगी वही मोर एसिडिक स्ट्रेंथ होगा। सो इस वाले केस में सबसे ज़्यादा इसकी डेंसिटी है डबल बॉन्ड O बाय OH की। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ हो जाएगी वो इसकी हो जाएगी, फिर किसकी हो जाएगी, इस वाले की, फिर इस वाले की। सो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैज द हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी। प्रोटॉन एफिनिटी क्या होती है, टेंडेंसी टू एक्सेप्ट प्रोटॉन, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी को प्रोटॉन एफिनिटी बोलते हैं। सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किसकी वो टेंडेंसी होगी, यहाँ पर अमोनिया है, यहाँ पर H2 है और यहाँ पर सल्फर है और यहाँ पर O नेगेटिव। सो ये वाला तो H पॉजिटिव देने की टेंडेंसी रखता है, ये तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वाला H2S जो सल्फर है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, मतलब ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं लेगा, मतलब किसी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं लेगा एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। सो यहाँ पर क्या होगा, जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एफिनिटी शो करता है, हाईएस्ट प्रोटॉन एफिनिटी एज कम्पेयर टू वाटर दिस केस। सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है वो इसका करेक्ट हो जाएंगे। सो ये हो गए हमारे 30 क्वेश्चन। आज हम इतना ही करेंगे और नेक्स्ट हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट 30 क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच।